व्हाट्स अप ब्यूटी फैमिली, स्वागत है सभी भाइयों का द बिगिनिंग आफ्टर द नोवेल के अंदर। अब तक हमने देखा आर्ट वॉल पर होता है जहां पर 20,000 से ज्यादा करप्टेड मानव रिश्ते के साथ एलेक्रियंस का हमला हो चुका है। दूसरी साइड पर एल्नर किंगडम पर भी हमला हो चुका है जहां पर एलेक्रियन मेजर्स की तादाद हद से भी ज्यादा है। तीसरी साइड पर यानी कि इटिस्टिन सिटी जो कि सेपाइम की लास्ट सिटी है, वहां पर भी 300 से ज्यादा बैटलशिप से हमला किया गया है। आर्ट को इस बारे में कोई आइडिया नहीं होता और वो एल्नर किंगडम में टेसिया को बचाने चला जाता है। यहाँ पर आर्ट का सामना सिलराइट से होता है। इन दोनों के बीच में फाइट शुरू भी हो चुकी है। सिलराइट भी यूटो की तरह एक रिटेनर है, यानी कि ये बंदा भी काफी ताकतवर है। लेकिन आर्ट के लिए इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम की बात ये है, जिस प्लान के बलबूते पर आर्ट अपनी फैमिली को वॉल पर छोड़कर आया है, वहाँ पर ट्रोडियस ने आर्ट के प्लान की 12 बजा दी है और सभी सोल्जर्स को आगे भेज दिया है फाइट करने के लिए। आज के वीडियो की बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन देखते हैं आर्ट और सिल्वी तैयार हो चुके हैं सिलराइट से लड़ने के लिए। आर्ट और सिल्वी काफी ज्यादा जल्दी में होते हैं क्योंकि इन दोनों को टेसिया की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। सिलराइट भी ब्लैक कलर के फोक का इस्तेमाल करता है और एक बहुत लंबी स्वार्ड बनाकर फाइट के लिए तैयार हो जाता है। आर्ट सिल्वी से कहता है हवा में लड़ना इससे मुश्किल होने वाला है। यह सुनकर सिल्वी आर्ट के पैरों के नीचे माना को कंडेंस करती है और प्लेटफॉर्म तैयार कर देती है। आर्ट इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पैर रखता है और बहुत तेजी से सिलराइट की तरफ थ्रस्ट करता है। जैसे ही आर्ट सिलराइट के एकदम पास पहुंचता है और अपनी डोन्स बेलेट को स्विंग करता है, आर्ट एक अजीब बात नोटिस करता है। डोन्स बेलेट अपने आप ही सिलराइट की ब्लैक स्वॉर्ड की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाती है। साथ ही साथ सिलराइट के रिफ्लेक्सेस आर्ट ने जितना सोचा था उससे ज्यादा तेज है। सिलराइट अपने आप को बचाए जा रहा होता है, जिससे आर्ट सिलराइट के ऊपर हमला नहीं कर पाता और आर्ट को तेजी से पीछे हटना पड़ता है। आर्ट फिर आगे बढ़ता है और कई बार कोशिश करता है, लेकिन हर बार रिजल्ट सेम होता, कोई भी बात नहीं बन रही होती। तभी अचानक से आर्ट स्टैटिक वॉइड का इस्तेमाल करता है और एक मौका क्रिएट करता है। जैसे ही आर्ट सिलराइट के पेट के ऊपर एक परफेक्ट अटैक करता है, दोबारा से वही चीज होती है, सिलराइट बच जाता है। सिलराइट को थोड़ा डैमेज तो होता है और ब्लीडिंग भी होने लग जाती है, लेकिन आर्ट का एम सिलराइट का टोर्सो था। तुरंत आर्ट पीछे हटता है और नाराज होकर कहता है डैम इट। सिलराइट कहता है मैं देख पा रहा हूँ, आज तक मुझे कई सारी चीजें सिखाई गई है, यहाँ तक कि मैं इंड्रेथ क्लैन के एथर आर्ट को भी जानता हूँ और अब मैं देख पा रहा हूँ इसे क्यों खतरनाक माना जाता है। तुरंत आर्ट अपनी डोन्स बेलेट को पीछे कर लेता है और आइस की 2 स्वार्ड्स बना लेता है, जैसे कि वेरे बनाया करती है। आर्ट इन स्वार्ड्स की मदद से अटैक शुरू कर देता है। बहुत जल्द आर्ट नोटिस करता है आर्ट के स्वार्ड्स के अंदर क्रैक आना शुरू हो चुके हैं, इसीलिए आर्ट अपनी आइस की स्वार्ड को सिलराइट की तरफ फेंक देता है और तभी आर्ट देखता है सिलराइट की जो स्वार्ड है आर्ट की स्वार्ड को एब्जॉर्ब कर लेती है। आर्ट को कुछ सेंस होता है और फटाक से अपना रियल हार्ट एक्टिवेट कर लेता है ताकि और बेटर सेंस कर पाए। आर्ट इस बार 2 अलग अलग एलिमेंट्स की स्वार्ड बनाता है और सिलराइट की तरफ फेंक देता है। यह सब करते हुए आर्ट सिलराइट के ऊपर लगातार अटैक्स भी किए जा रहा होता है ताकि सिलराइट कुछ सोच ना पाए। आर्ट ने जो 2 स्वार्ड्स फेंकी थी उससे आर्ट को पता चलता है सिलराइट ने सिर्फ एक को ही एब्जॉर्ब किया है, दूसरी छूट गई। आर्ट के लिए ये काफी बड़ी डिस्कवरी है, जिससे कि आर्ट को काफी बड़ा फायदा मिलना चाहिए था। लेकिन थोड़ी ही देर में आर्ट नोटिस करता है सिलराइट के जो रिफ्लेक्सेस है वो आर्ट के बराबर या फिर आर्ट से भी ज्यादा है। हर एक अटैक से सिलराइट अपने आप को अपने रिफ्लेक्सेस की मदद से बचाए जा रहा होता है। आर्ट फटाक से एक प्लान तैयार करता है जिससे कि पीछे सिल्वी एक अटैक तैयार करने लग जाती है। साथ ही साथ सिल्वी बहुत सारे माना स्पार्कल इन दोनों की चारों तरफ फैला देती है, जिससे कि सिल्वी को अटैक तैयार करने में और भी मदद मिले। तुरंत आर्ट एक आइस ब्लेड का इस्तेमाल करता है सिलराइट की एबिलिटी को काउंटर करने के लिए और पीछे से सिल्वी बहुत तेजी से अपना अटैक तैयार कर देती है और ये वाला अटैक सिलराइट को हिट भी करता है। इसी टेक्निक को आर्ट कई बार इस्तेमाल करता है और आइस की कई सारी स्वार्ड्स बनाता है। ज्यादातर सिलराइट इन अटैक्स को डॉज कर लेता है, लेकिन कुछ कुछ फिर भी उसे लग रहे होते हैं। आर्ट अपने स्वार्ड्स की मदद से बहुत ज्यादा स्पीड में अटैक कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल आर्ट की स्पीड 20 मैक से भी ज्यादा होती है। 20 मैक का मतलब साउंड की स्पीड से 20 गुना ज्यादा स्पीड। इन दोनों की फाइट बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो रही होती है। सिल्वी के भी कई सारे अटैक सिलराइट्स को हिट करते हैं। फिर आर्ट थोड़ी ही देर में नोटिस करता है सिलराइट के मुंह से खून निकलने लग गया है, जो कि इन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। सिलराइट भी अपनी स्वार्ड की मदद से आर्ट के चेहरे पर हमला कर देता है, जिसे कि आर्ट अपने शोल्डर पर ले लेता है। आर्ट को इस अटैक से झटका लगता है, जिससे कि आर्ट का बैलेंस खराब हो जाता है। तभी सिलराइट अपना अगला अटैक कर भी चुका होता है, जिसे कि आर्ट सिल्वी के माना स्पार्कल की मदद से ब्लॉक करता है। जैसे ही आर्ट का बैलेंस ठीक होता है, सिलराइट आर्ट को कोई मौका नहीं देता और लगातार हमले करने लग जाता है। तभी पीछे की साइड से सिल्वी अपनी साइड से एक तगड़ा हमला चार्ज कर रही होती है। जैसे सिल्वी का अटैक कंप्लीट हो जाता है, आर्ट सिलराइट को बहुत तेजी से जकड़ लेता है। सिल्वी सोच रही होती है अगर वो अपना हमला इस वक्त मारती है तो इससे आर्ट को भी काफी बड़ा खतरा है, लेकिन आर्ट के कहने पर सिल्वी अपना ये पावरफुल हमला लॉन्च
लॉन्च कर देती है और एकदम लास्ट मोमेंट पर आर्ट अपनी बची कुची ताकत का इस्तेमाल करके स्टैटिक वॉइड का इस्तेमाल करता है। स्टैटिक वॉइड की मदद से आर्ट एकदम लास्ट मोमेंट पर बाल बाल बच जाता है और सिलराइट इस बंदे की तंदूरी बन चुकी है। आर्ट और सिल्वी के सामने सिलराइट एकदम भुनी हुई हालत में जमीन पर गिर रहा होता है और इस बंदे का खेल खत्म हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों सेकंड रिटेनर का क्रियाक्रम भी कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों जो असली मजा है, मतलब एकदम असली मजा, वो तब आने वाला है जब आर्ट की बैटल किसी साइड के साथ होगी। अब आर्ट और सिल्वी यहाँ से जाने की तैयारी में होते हैं टेसिया को ढूंढने के लिए, लेकिन तभी आर्ट के ट्रांसमिशन स्क्रोल में एक मैसेज आता है जो कि भेजा है एली ने। एली ने आर्ट को काफी ज्यादा इमरजेंसी में वॉल पर वापस बुलाया है। ये पढ़कर आर्ट और सिल्वी सीरियस हो जाते हैं। अब दोस्तों पता नहीं वॉल के पास इन लोगों का क्या नजारा इंतजार कर रहा है। अब आर्ट और सिल्वी जैसे वॉल के लिए वापस निकलते हैं, सीन आर्ट की पास्ट लाइफ में शिफ्ट हो जाता है। पिछली बार अपन लोगों ने देखा था सिसिलिया के साथ एक इंसिडेंट होता है जिससे कि सभी लोगों को पता चल जाता है सिसिलिया के पास कितनी ज्यादा पावर है। लेकिन यह होने के बावजूद भी ग्रे, निको और सिसिलिया इन तीनों की लाइफ को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता, सिर्फ थोड़ा सा ही चेंज आता है। जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो कभी कभार सिसिलिया को ले जाते हैं और एक्सपेरिमेंट्स और टेस्ट वगैरह करते हैं। कई सारे पावरफुल और अमीर लोग अपना इंटरेस्ट शो करते हैं सिसिलिया को एडॉप्ट करने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं बनती। टाइम तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और अपना लोंडा ग्रे जो कि लेडी वेरा के साथ ट्रेनिंग में ज्यादातर बिजी रहता है, और इधर की साइड पर निको ये बंदा बाजी मार लेता है। ये और सिसिलिया दोनों लवर्स बन चुके हैं। दोस्तों पहले मेरे को ऐसा लग रहा था कि इन तीनों के बीच में लव ट्रायंगल बन जाएगा जो कि इनके बीच में दिक्कत खड़ी करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ग्रे का रिएक्शन ज्यादा खास नहीं होता, बस ग्रे भी निको और सिसिलिया के लिए हैप्पी फील कर रहा होता है। वैसे भी ग्रे काफी सख्त लोंडा है जिसे कि जिंदगी में आगे बढ़ना है, मतलब किंग वगैरह बनना है। जिस स्पीड से ग्रे प्रोग्रेस कर रहा होता है इसे देखकर लेडी वेरा हमेशा ही इम्प्रेस रहती है। बदलते टाइम के साथ इन तीनों के बीच में काफी गैप आ चुकी है, मतलब कि निको और सिसिलिया ये दोनों तो साथ है, लेकिन ग्रे उन लोगों से कभी कभार ही मिल पाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ग्रे महीने महीने भर तक इनका चेहरा तक नहीं देख पाता, लेकिन लास्ट में जब ये तीनों आपस में मिलते हैं वो टाइम इनके लिए काफी खास होता है। ये लोग अपने सुख दुख की बातें किया करते हैं। इसी तरह से टाइम और आगे बढ़ता है और जल्द ही ये तीनों 18 साल के होने में है। एक दिन ये तीनों साथ में बैठे होते हैं। ग्रे नोटिस करता है सिसिलिया हमेशा की तरह काफी खूबसूरत लग रही है, इनफैक्ट पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है। सिसिलिया को अभी भी गवर्नमेंट के लोग आते हैं और ले जाते रहते हैं ट्रेनिंग, टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने के लिए। ग्रे ये भी नोटिस करता है सिसिलिया की आंखों में कोई निराशा है, किसी दुख के कारण से सिसिलिया की आंखें हमेशा भरी होती है। हमेशा की तरह निको अपनी साइड से बेस्ट ट्राई करते रहता है कि सिसिलिया को अच्छा फील होता रहे। अचानक से निको ग्रे से कहता है कि मैं और सिसिलिया इस कंट्री को छोड़कर भागने वाले हैं। यह सुनकर ग्रे थोड़ा सरप्राइज होता है, लेकिन सिसिलिया काफी ज्यादा डरी होती है और लेफ्ट राइट देखने लग जाती है। ग्रे मन में कहता है निको अभी भी थोड़ा नादान टाइप का है, लेकिन ये एक ऐसा इंसान है जिसकी हर ग्रुप में जरूरत होती है। ग्रे यहाँ पर अकेडमी में इन दोनों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है और फिर चला जाता है लेडी वेरा के साथ ट्रेनिंग करने के लिए। जैसे ही ग्रे लेडी वेरा के घर पहुँचता है और थोड़ा फ्रेश होता है, ग्रे के पास एक कॉल आता है हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल वाले बताते हैं इस वक्त निको हमारे साथ है और उसकी एक बड़ी सर्जरी चल रही है। यह सुनते ही ग्रे भागा भागा हॉस्पिटल पहुंचता है और निको से मिलता है। जैसे ही निको को होश आता है, निको बताता है गवर्नमेंट के लोग आए और न जाने कहां पर सिसिलिया को अपने साथ लेकर चले गए हैं। इसी के साथ दोस्तों इसी मोमेंट पर सीन वापस प्रेजेंट लाइफ में शिफ्ट हो जाता है, जहां पर आर्ट और सिल्वी वॉल के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पहुंचते पहुंचते इन दोनों को रात हो चुकी है। ये दोनों अपने सामने का नजारा देखकर हैरान हो जाते हैं। इन दोनों के सामने बहुत ही भयंकर बैटल चल रही होती है। आर्ट इस फाइट को देखकर बिल्कुल हैरान नहीं है। आर्ट के लिए हैरानी की बात यह है उसका प्लान जो कि बिल्कुल भी काम में नहीं लिया गया। अंडरग्राउंड चैनल सही सलामत है जिन्हें गिराया नहीं गया है और वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए सोल्जर्स को आगे फाइट करने के लिए भेज दिया है। आर्ट बिना टाइम गवाए सबसे पहले एली के पास जाता है जो कि अपनी जगह पर खड़ी होती है और माना बिस्ते के ऊपर दूर से एरो फायर कर रही होती है। आर्ट एली को सही सलामत देखकर खुश होता है और पूछता है ट्विन हुंस कहाँ पर है। एली बताती है हेलेन मुझे यहीं छोड़कर मदर के पास चली गई है और डर्डन और डेड मुझे काफी देर से नहीं दिखाई दिए। तुरंत आर्ट एली को यहीं छोड़कर अपनी मदर के पास जाता है जो कि एक कैंप के अंदर पेशेंट्स को हील कर रही होती है। यहाँ की सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, पूरी जगह घायल सोल्जर्स से भरी पड़ी है। आर्ट देखता है एक पेशेंट एलिस के पास आता है और तहे दिल से उसे शुक्रिया करता है उसकी जान बचाने के लिए। ये देखकर आर्ट की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फाइनली उसे रियलाइज होता है इतने पूरे टाइम से आर्ट के मदर फादर उसे क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे। आर्ट को रियलाइज होता है इतने पूरे टाइम से
से वो गलत था और आर्ट के मदर फादर का वॉर के अंदर कितना बड़ा रोल है। अपने मदर फादर के जरिए आर्ट को एहसास होता है कि वॉर के अंदर एक छोटे से छोटे सोल्जर का बहुत बड़ा महत्व होता है। सिल्वी इस बात को आर्ट से भी बेटर समझती है और उसे तो पहले से ही पता था, लेकिन फिर भी सिल्वी ने आर्ट से कुछ भी नहीं कहा क्योंकि आर्ट कुछ भी समझने के लिए तैयार ही नहीं था। और वैसे भी इन बातों को समझने का सबसे बेस्ट तरीका होता है इन्हें खुद रियलाइज किया जाए। आर्ट इमोशनल होकर कहता है, मैं बहुत ही बड़ा गधा और घटिया इंसान हूँ। सिल्वी कहती है, हाँ मुझे पता है। सिल्वी आर्ट को इमोशनल सपोर्ट दे रही होती है, तभी एलिस की नजर आर्ट पर पड़ती है जो कि एकदम साइड में खड़ा है। एलिस फटाक से आर्ट के पास जाती है और बातचीत करती है। आर्ट को पता चलता है रे और डर्डन को भी बाहर भेज दिया गया है जो कि माना बिस्ते के साथ फाइट कर रहे हैं। आर्ट मन में कहता है, मदर को सिर्फ इतना पता है कि वो दोनों बाहर गए हैं, लेकिन प्लान चेंज हो चुका है, इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वो दोनों इस वक्त फाइट कर रहे हैं। जरूर से ऐसा इसलिए है, मेडिक्स को फाइट के बारे में जानबूझकर नहीं बताया जाता ताकि वो अपने काम पे फोकस बनाए रखे। दोस्तों, एलिस को लग रहा है कि पुराने प्लान को ही फॉलो किया जा रहा है, जिसके अकॉर्डिंग अंडरग्राउंड चैनल को गिराया जाएगा और सभी सोल्जर सेफ रहेंगे। यही बात सोचकर एलिस थोड़ी शांत होती है और अपने काम पे फोकस होती है। लेकिन भाई ये बंदा आर्ट बता देता है कि वो लोग तो वहाँ पर फाइट कर रहे हैं। आर्ट के मन में ख्याल आता है, मदर का पूरा हक बनता है ये जानने का कि फादर किस हालत में है। लेकिन आर्ट की बात सुनकर एलिस स्ट्रेस के मारे जमीन पर गिर जाती है और आर्ट उसे संभालने लग जाता है। भाई मेरे को तो इस बात पर थोड़ी सी हंसी आ रही है। पहले एलिस शांत थी, लेकिन ये भाई ने टेंशन दे दिया और अब उसी को संभालने की कोशिश कर रहा है। आर्ट कहता है, आप चिंता मत कीजिए, फादर और डर्डन को सही सलामत मैं वापस लेकर आऊंगा। और आर्ट यहाँ से चला जाता है। फटाक से आर्ट फाइट वाली जगह पर पहुंच जाता है और देखता है यहाँ पर माना बिस्ट और सोल्जर्स के बीच में मारो या मरो की सिचुएशन चल रही है। चारों तरफ ही मौत का गंदा नाच चल रहा है। आर्ट और सिल्वी को पता होता है इतनी ज्यादा भगदड़ के बीच में स्पेसिफिक दो इंसानों को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तभी सिल्वी कहती है, हम बाद में पता करेंगे इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, पहले हमें रे और डर्डन को ढूंढने पर फोकस करना चाहिए। आर्ट अपने सामने सोल्जर्स को मरता हुआ देख खुद से एक बात कहता है, मैंने अपनी फैमिली और चाहने वालों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा हर चीज को नजरअंदाज किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ चाहे मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ मैं हर एक के लिए हीरो नहीं बन सकता हूँ। मेरा फोकस हमेशा से ही मेरी फैमिली रही है, जिन्हें कि मैं हर हाल में प्रोटेक्ट करके रहूंगा। यह सोचते हुए आर्ट आगे बढ़ जाता है और अपने फादर और डर्डन को ढूंढने लग जाता है। रास्ते में आर्ट को जितने भी सोल्जर्स खतरे में दिखाई दे रहे होते हैं, आर्ट उन सभी की मदद भी कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि आर्ट सिर्फ अपने फादर और डर्डन के ऊपर ही फोकस है, वो बीच बीच में सभी लोगों की मदद कर रहा होता है। आर्ट हर एक टाइप के माना बिस्ट को धड़ाधड़ खत्म करने लग जाता है, लेकिन उसका ध्यान अपने फादर और डर्डन के ऊपर ही होता है। आर्ट को पता होता है आर्ट के लिए रे को ढूंढना ज्यादा मुश्किल है बजाय डर्डन के। डर्डन का बॉडी बिल्ड काफी ज्यादा बड़ा है, इसीलिए आर्ट ऐसे किसी फिगर को ढूंढ रहा होता है जो कि काफी ज्यादा हट्टा कट्टा हो। और रे की बात की जाए तो रे का बॉडी बिल्डर नॉर्मल है और ऊपर से उसके पास फायर एलिमेंट है जो कि काफी ज्यादा कॉमन होता है। इतने में आर्ट की नजर एक बड़े से मानवबिस्ट के ऊपर पड़ती है जो कि एकदम ग्रिजली बियर की तरह होता है। यह अकेला मानवबिस्ट अपने सामने के कई सारे सोल्जर्स को मारे जा रहा होता है। तभी आर्ट की नजर एक सोल्जर पर पड़ती है। यह सोल्जर पीछे की साइड से एकदम रे की तरह दिखाई दे रहा होता है और ये मानवबिस्ट इसे मारने ही वाला है। आर्ट बहुत तेजी से उस सोल्जर के पास पहुंचता है और उसे बचा लेता है, लेकिन आर्ट देखता है यह उसके फादर नहीं है, कोई दूसरा ही सोल्जर है। आर्ट का दिल बहुत ही तेजी से धक धक कर रहा होता है अपने फादर को देखने के लिए। आर्ट काफी गुस्से में आ जाता है और उस भालू जैसे मानवबिस्ट की तरफ बढ़ता है। यह मानवबिस्ट काफी ज्यादा बड़ा होता है, लगभग 12 फुट ऊंचा और 6000 पाउंड जितना वजन है इसका। आर्ट अपनी डोन्स बेलेट को पीछे कर लेता है और अपने हाथों की मदद से ही इस मानवबिस्ट को बहुत ही ज्यादा ऊपर उछाल देता है। यह नजारा देखकर आसपास के सभी सोल्जर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। फिर जैसे वो मानवबिस्ट धड़ाम से आकर जमीन पर गिरता है, आर्ट उसको एक बहुत ही पावरफुल पंच देकर मारता है। भाई ये पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है, आसपास एयर प्रेशर जनरेट हो जाता है और नीचे की जमीन भी टूट जाती है। कई सारे सोल्जर्स अपना बैलेंस खो चुके हैं और मानवबिस्ट घबरा चुके हैं। इस पंच को तुम सीरीज का स्ट्रॉन्गेस्ट पंच मान सकते हो, जिसे खाने के बाद इस मानवबिस्ट का खेल खत्म हो जाता है। काफी देर और फाइट करने के बाद वापस से सुबह हो जाती है। सिल्वी भी कई सारे मानवबिस्ट को मारे जा रही होती है और आर्ट से कहती है, आर्ट तुम्हें अपने रियल हार्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। यह सुनकर आर्ट सिल्वी पर ही गुस्सा करने लग जाता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है इस बारे में मैंने नहीं सोचा। रियल
रियल महाट के साथ भी इतने सारे मेजेस के बीच में एक फायर एलिमेंट और एक अर्थ एलिमेंट वाले मेज को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। आर्ट अपने मन में कहता है वॉल को बचाने के चक्कर में ये सब क्या हो चुका है। अंडरग्राउंड चैनल्स और वॉल अपनी जगह पर सही सलामत खड़े हैं, लेकिन इसके बदले में इतने सारे सोल्जर्स की जाने जा रही है। आर्ट इसके बाद और भी कई सारे सोल्जर्स की मदद करता है और उनकी जानें बचाता है। और तभी आर्ट को अचानक से ही अपने अंदर बहुत ही खतरनाक इमोशंस फील होते हैं जो कि सिल्वी के हैं। आर्ट सिल्वी से पूछता है क्या बात है, लेकिन सिल्वी की साइड से कोई भी जवाब नहीं आता। इसी कारण से आर्ट फटाक से उधर की साइड पर भागने लग जाता है। जैसे ही आर्ट सिल्वी के पास पहुंचता है, सिल्वी की आंखों में बहुत ज्यादा आंसू होते हैं। आर्ट कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता है क्या हुआ है। तभी आर्ट की नजर एक ऐसे इंसान पर पड़ती है जिसका हाथ पूरी तरह से उखड़कर गायब हो चुका है। इस इंसान की आधी बॉडी भी जल चुकी है और आधा चेहरा भी, जिसे देखकर कोई भी नहीं पहचान सकता। लेकिन आर्ट इसे देखकर पहचान चुका है। यह इंसान कोई और नहीं डर्डन है, जो कि बहुत तेजी से मेडिक्स की तरफ भाग रहा होता है। और डर्डन के पास एक डेथ बॉडी होती है जो कि है रे की डेथ बॉडी। भाई साहब लिटरली दोस्तों, आर्ट के फादर की डेथ हो चुकी है और वो भी सिर्फ उस कमीने ट्रोडियस के कारण से। भाई इस बात के ऊपर आर्ट का क्या रिएक्शन होगा और वो ट्रोडियस के साथ क्या करेगा, ये सोचकर ही भाई मेरे को अभी से गूज़बम्स आ रहे हैं। भाई आर्ट ये बंदा शुरुआत से ही अपने मदर फादर को वॉर में नहीं जाने देना चाहता था, लेकिन इसे जस्ट थोड़ी देर पहले ही इस बात का एहसास हुआ था कि वॉर के अंदर हर एक सोल्जर और इसके मदर फादर का कितना बड़ा रोल है। खैर दोस्तों, अगले वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, इसीलिए सारे के सारे भाई लोग वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए मेरे सारे भाई लोगों को बाय बाय, सी यू, सायोनारा।